नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। भाजपा समझ गई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को एहसास हुआ है। यदि ऐसा नहीं होता तो आनंदीबेन पटेल का इस्तीफा नहीं होता। कई मायनों में आनंदीबेन पटेल का इस्तीफा भाजपा की राष्ट्रीय राजनीति के लिए अधिक अर्थपूर्ण है। इस बात को यदि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के भाजपाई चेहरे के संकट में देखें तो भाजपा हाईकमान की उलझन साफ बनी हुई दिखलाई देगी। बिहार में यह संकट था, बाद में असम में जैसे तैसे समाधान निकला। अब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भाजपा फंसी हुई है। संकट प्रदेश में जन आधार वाले सियासी नेताओं का है। मई 2014 की आंधी के बाद नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस सोच में रहे कि उनके बूते एक के बाद एक राज्य में चुनाव जीत लेंगे, तभी मुख्यमंत्री कामकाजी या कि अराजनीतिक बने। इससे विकास पर फोकस बनेगा, राजनीति कम होगी और विकास ज्यादा। इसी अनुसार गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड में मुख्यमंत्री बनाए गए। नई अप्रोच की रोल मॉडल आनंदीबेन पटेल थी, अफसर जैसा और सियासी तौर पर निराकार व अराजनीतिक चेहरा। उसका कुल परिणाम गुजरात के बिगड़े हालात है। इससे अधिक विकट नेतृत्व का संकट उत्तर प्रदेश भाजपा में है। उसे ऐसा चेहरा चाहिए जो मायावती, अखिलेश यादव या शीला दीक्षित के आगे प्रभावी हो। जाहिर है, केंद्र की ताकत पर चुनाव जीत लेने के भरोसे पर पुनर्विचार है। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव मोदी सरकार की दशा दिशा में निर्णायक होगा। जैसे गुजरात का महत्व है, उससे कई गुना अधिक उत्तर प्रदेश का है। तभी सवाल है कि भाजपा में अब क्या वापस खाटी राजनीतिबाज नेताओं के दिन लौटेंगे? आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। जीएसटी बिल के लिए जरूरी संविधान संशोधन बिल पास होते ही सरकार और विपक्ष में फिर तलवारें खिंच गईं। कांग्रेस ने विपक्षी पार्टियों के बीच दस्तखत अभियान शुरू कर दिया। कांग्रेस चाहती है कि सरकार शीतकालीन सत्र में जीएसटी बिल को वित्त विधेयक के तौर पर पेश करे। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसका वादा नहीं किया है। इसका मतलब है कि सरकार इसे धन विधेयक के तौर पर पेश करके सिर्फ लोकसभा में पास करा सकती है और ये कानून हो जाएगा, जैसे आधार कार्ड का मामला है। कांग्रेस चाहती है कि इस अहम कानून को उसे वोट करने का अधिकार मिले। टकराव का दूसरा मुद्दा केंद्रीय जीएसटी में राज्यों की हिस्सेदारी का है, जिसे लेकर पश्चिम बंगाल और केरल ने सवाल उठाए हैं और बदलाव की मांग की है। विवाद का तीसरा मुद्दा जीएसटी की दर है। सरकार ने संकेत दिया है कि ये 18% से ज्यादा हो सकती है। आर्थिक जानकारों का मानना है कि 18% से ज्यादा दर रखने पर महंगाई बढ़ने का खतरा है। हालांकि कर की दर जीएसटी काउंसिल तय करेगी, जिसमें राज्यों के प्रतिनिधि भी होंगे। फिर भी इन तीन मुद्दों पर सरकार से टकराव रहेगा। पर अब भाजपा और सरकार के संसदीय प्रबंधकों को चिंता नहीं है। उन्हें अब कांग्रेस की जरूरत नहीं दिख रही है। अब जो बिल आएगा वो संविधान संशोधन का नहीं होगा, इसलिए 2/3 बहुमत की जरूरत नहीं होगी। इसलिए अगर सरकार इसे राज्यसभा में पेश करके पास कराना चाहे तो वो भी आसानी से कर लेगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने महत्वपूर्ण विधेयकों पर विचार करने के लिए एक कमेटी बनाई है। इस कमेटी में राज्यसभा के 3 और लोकसभा के सांसदों को रखा गया है। हालांकि लोकसभा के कई नेता इस बात को लेकर नाराज थे। उनसे जीएसटी के बारे में बात नहीं की गई। एक बड़ा सवाल ये है कि सोनिया गांधी ने 2014 में नई लोकसभा बनने के बाद कई कमेटियां बनाई थी, उनका क्या हुआ? विधेयकों पर विचार के लिए बनी कमेटी ने जीएसटी पर चर्चा की और इस पर राज्यसभा में बहस की, लेकिन अलग अलग मंत्रालयों के कामकाज पर नजर रखने के लिए बनने वाली संसदीय समितियों की तर्ज पर सोनिया गांधी ने कई कमेटी बनाई थी, लेकिन इन कमेटियों के कामकाज के बारे में कोई जानकारी नहीं है। बताया जा रहा है कि 5 सदस्यों वाली इस कमेटी के बाद पिछली सारी कमेटियां बेमानी हो गई हैं। ये कमेटी सरकार की ओर से लाई जाने वाले सभी विधेयकों पर विचार करेगी और उनके बारे में पार्टी के सांसदों को बताएगी। इसके अलावा संसदीय समितियों में शामिल कांग्रेस के सांसदों को भी विधेयकों के बारे में जानकारी दी जाएगी, ताकि वे वहाँ बेहतर ढंग से कांग्रेस का पक्ष रख सके। पी चिदम्बरम, आनंद शर्मा और जयराम रमेश तीनों इस कमेटी के सदस्य हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि नीतिगत मसलों पर पार्टी की राय तय कराने में ये तीनों नेता इन दिनों सबसे अहम भूमिका निभा रहे हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने 19 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। पार्टी की पहली सूची 26 उम्मीदवारों की थी, लेकिन 7 नामों पर विरोध की वजह से सिर्फ 19 नाम घोषित किए गए। लेकिन इस पर भी विवाद हो गया। पार्टी के प्रदेश संयोजक सुच्चा सिंह छोटेपुर प्रेस कॉन्फ्रेंस में से उठकर चले गए। बताया जा रहा है कि प्रदेश के आप नेता पार्टी के प्रभारी संजय सिंह के कामकाज को लेकर नाराज हैं। संजय सिंह, भगवंत मान और एच एस फुल्का की तिकड़ी पंजाब में आम आदमी पार्टी के सारे फैसले कर रही है। इससे पार्टी के कई नेता नाराज बताए जा रहे हैं। प्रदेश संयोजक ने कई
सीटों के लिए अपने समर्थकों के नाम की सिफारिश की थी, जिसे नहीं माना गया। पार्टी के अंदर खींचतान की वजह से 117 सीटों में से सिर्फ 19 उम्मीदवारों की पहली सूची बन पाई है। आपके जानकार सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री पद के दावेदार पर भी खींचतान है। पार्टी का एक बड़ा वर्ग फुल्का को दावेदार बनाने के पक्ष में है, जबकि कई नेताओं का मानना है कि नवजोत सिंह सिद्धू को दावेदार बनाना चाहिए। कोई दमदार महिला चेहरा पेश करने की भी चर्चा है, लेकिन इस पर भी सहमति नहीं बन पा रही है। चंडीगढ़ से लोकसभा चुनाव लड़ चुकी गुल पनाग और नवजोत सिद्धू की पत्नी नवजीत कौर के नाम की चर्चा हो रही है। पार्टी के नेता इस चिंता में हैं कि पहले नाम घोषित करने से कई नेता पार्टी छोड़ेंगे और योगेंद्र यादव व प्रशांत भूषण की नई बनने वाली पार्टी में शामिल हो जाएंगे। इससे आपको बड़ा नुकसान होगा। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लगातार दूसरे दिन पाकिस्तान को लताड़ लगाई है। पाकिस्तान के 2 दिन के दौरे से लौटने के बाद आज उन्होंने संसद में अपनी इस यात्रा को लेकर बयान दिया। राजनाथ सिंह ने पक्ष और विपक्ष के सांसदों की ओर से उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए बताया कि भारत से गए दूरदर्शन, ANI और PTI के पत्रकारों को उनका भाषण कवर करने के लिए अंदर नहीं जाने दिया गया। पाकिस्तानी गृह मंत्री चौधरी निसार खान की ओर से दिए गए भोज को छोड़कर आने के बारे में राजनाथ सिंह ने बताया कि भोज के लिए आमंत्रित करके निसार खान खुद गाड़ी में बैठकर चले गए, सो भारत की मर्यादा का ध्यान रखते हुए वापस रवाना हो गए। राजनाथ ने कहा, मैं वहां भोजन करने नहीं गया था। अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी का हवाला देते हुए राजनाथ ने कहा कि भारत के सभी प्रधानमंत्रियों ने पाकिस्तान के प्रति सद्भाव दिखाया है, लेकिन ये पड़ोसी है कि मानता ही नहीं। सदस्यों के एक सवाल के जवाब में राजनाथ ने कहा कि सीमा पर तैनात जवानों को संयम रखने के लिए कहा गया है, लेकिन अगर दूसरी ओर उकसावे की कोई कार्रवाई होती है तो उन्हें उसका जवाब देने के लिए किसी की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की एक अहम बैठक 27 अगस्त को बुलाई है। इससे 4 दिन पहले 23 अगस्त को वे सभी प्रदेशों की भाजपा की कोर कमेटी के सदस्यों से मिलेंगे। बताया जा रहा है कि इन बैठकों में पार्टी और सरकार के बीच तालमेल बेहतर करने और गरीबों की भलाई के लिए किए गए फैसलों पर अमल के बारे में बात होगी। साथ ही डिजिटल इंडिया का प्रयोग बढ़ाने के बारे में भी बात हो सकती है। इसके अलावा इन दोनों बैठकों में भाजपा संगठन की मजबूती को लेकर भी बातचीत होगी। जिन राज्यों में भाजपा का संगठन कमजोर है, वहाँ उसे मजबूत करने के उपायों पर भी अमित शाह चर्चा करेंगे। ये भी कहा जा रहा है कि GST पास होने के बाद इस पर अमल को लेकर भी कुछ चर्चा हो सकती है। गुजरात भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विजय रूपानी आनंदीबेन पटेल के उत्तराधिकारी होंगे। आज शाम में हुई भाजपा विधायक दल की बैठक में विजय रूपानी को गुजरात का नया मुख्यमंत्री चुना गया। सुबह से ही अटकलें लगाई जा रही थी कि नितिन पटेल को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर आम सहमति नहीं बन पाई, जिसके बाद विजय रूपानी को मुख्यमंत्री चुना गया। नितिन पटेल गुजरात के उप मुख्यमंत्री होंगे। विजय रूपानी अमित शाह के करीबी नेता है। विजय रूपानी को कांटों का ताज मिला है। राज्य में पटेल आरक्षण आंदोलन और दलित उत्पीड़न का विवाद चल रहा है और इन विवादों के बीच अगले साल राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उनके ऊपर भाजपा का अभेद किला बचाने की जिम्मेदारी होगी। नए मुख्यमंत्री का नाम तय करने के लिए पार्टी अध्यक्ष अमित शाह भी अहमदाबाद में थे। असम के कोकराझार जिले में एक आतंकी हमले में 13 लोगों की मौत हो गई है, जबकि सुरक्षा बलों की फायरिंग में एक आतंकवादी मारा गया है। पुलिस ने बताया है कि आज दोपहर में आतंकवादियों के एक समूह में बालाजान तीनियाली बाजार में अचानक भीड़ पर फायरिंग शुरू कर दी। आतंकवादियों की अंधाधुंध फायरिंग में 13 लोगों की मौत हुई। पुलिस के मुताबिक वहीं आसपास गश्त लगा रहे सुरक्षा बलों की फायरिंग में एक आतंकवादी मारा गया। माना जा रहा है कि हमले के बाद भागे आतंकवादी आसपास के इलाकों में ही छिपे हुए हैं। उनकी तलाश के लिए सुरक्षा बलों ने सघन अभियान चलाया है। राज्य के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हमले की निंदा की है। उन्होंने अपने वरिष्ठ मंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को मौके पर भेजा है। शर्मा ने बताया है कि 2 आतंकवादियों को पकड़ा गया है और 6 और की तलाश चल रही है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की। जानकार सूत्रों के मुताबिक नायडू ने मोदी से कहा कि राज्य के विभाजन के समय तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने वादा किया था कि अलग होने के बाद आंध्र को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि चुनाव प्रचार में TDP और भाजपा ने भी विशेष राज्य के दर्जे का वादा किया था और अब ये वादा पूरा किया जाना चाहिए। नायडू की पार्टी के सांसद पिछले कई दिनों से संसद में ये मुद्दा उठा रही हैं। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। लोकसभा चुनाव की आंधी के बाद जहां जल्दी चुनाव हुए, वहां नरेंद्र मोदी के करिश्मे ने भाजपा को जिता दिया। मगर दिल्ली, बिहार में करिश्मा नहीं चला तो एक वजह प्रदेश के दमदार चेहरे की कमी का था। असम में भाजपा ने चेहरा प्रोजेक्ट किया तो बात बनी। अब उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड की चुनौती है। उस नाते जमीनी आधार वाले नेताओं का भाजपा में महत्व बढ़ना है।
इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। भारतीय जनता पार्टी को प्रदेशों में जनाधार वाले नेताओं की जरूरत है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव बुरी तरह से हारने के बाद भी ये जरूरत महसूस हुई थी और बिहार की हार के बाद भी लगा था कि पार्टी को प्रदेशों में क्षत्र किस्म के नेताओं की जरूरत है। तभी असम में सर्बानंद सोनोवाल को आगे करके पार्टी लड़ी और जीती। गुजरात में आनंदीबेन पटेल का हटना इसी जरूरत का एक संकेत है। लोकसभा चुनाव के बाद 4 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने शानदार जीत हासिल की थी। उससे ये धारणा बनी थी कि नरेंद्र मोदी के नाम पर राज्यों में भी चुनाव जीता जा सकता है। तभी पार्टी ने दिल्ली में बिल्कुल अराजनीतिक और निराकार किरण बेदी को सीएम का दावेदार बना दिया। इसी सोच में बिहार में पार्टी ने कोई चेहरा पेश नहीं किया और पूरे प्रदेश में नरेंद्र मोदी और अमित शाह के होर्डिंग्स लगा दिए गए। ऐसा लग रहा है कि इन दोनों प्रयोगों की विफलता से भाजपा ने सबक लिया है। हालांकि ये सबक अभी अधूरा दिख रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद 4 राज्यों में मिली जीत के बाद पार्टी ने चारों राज्यों में अपने हिसाब से मुख्यमंत्री बनाए थे। इनमें झारखंड को छोड़कर बाकी किसी राज्य में सरकार का कामकाज ठीक नहीं चला। जिस तरह गुजरात में सरकार पटेल और दलितों का आंदोलन नहीं संभाल सकी, उसी तरह हरियाणा में सरकार जाटों के आंदोलन के समय असहाय हो गई। महाराष्ट्र में पार्टी के आधा दर्जन नेता किसी न किसी विवाद में फंसे हैं और पार्टी के अंदर व सहयोगी पार्टी शिवसेना के साथ लगातार टकराव चल रहा है। सो भाजपा के दोनों शीर्ष नेताओं को राज्यों के नेतृत्व के बारे में गंभीरता से विचार करना है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पार्टी को मुख्यमंत्री पद का दावेदार तय करना है। ऐसा चेहरा आगे करना है जो विपक्ष के राजनीतिक धुरंधरों का जवाब दे सके। उत्तर प्रदेश में मुकाबला मुलायम सिंह, मायावती और शीला दीक्षित जैसे धुरंधरों से है तो उत्तराखंड में लड़ाई सबसे मजबूत जमीनी नेता हरीश रावत के साथ है। पंजाब में भाजपा का अपना बहुत कुछ दांव पर नहीं है, लेकिन चुनाव से पहले उसने अपना सबसे लोकप्रिय चेहरा गंवा दिया है। भाजपा ने 2014 का चुनाव नरेंद्र मोदी के करिश्मे पर जीता था, लेकिन 2019 का चुनाव उनकी और भाजपा की राज्य सरकारों के कामकाज पर जीता जाएगा। यानी भाजपा को चिंता सिर्फ राज्यों के विधानसभा चुनावों की नहीं करनी है, बल्कि लोकसभा की भी करनी है। अगर राज्यों में नेतृत्व कमजोर हुआ और भाजपा की अपील लोगों में नहीं रही तो लोकसभा चुनाव पर भी इसका असर होगा। तभी राज्यों में जमे जमाए क्षत्रपों को अस्थिर करने या मजबूत जनाधार वाले जमीनी नेताओं को किनारे करने के बजाय उन्हें मुख्यधारा की राजनीति में लाना होगा। उनका चेहरा और उनकी विश्वसनीयता अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ जुड़ती है तो इससे भाजपा मजबूत होगी। असम और गुजरात के घटनाक्रम ने पार्टी को ये सबक दिया है कि अंततः जनाधार वाले जमीनी नेता ही राजनीति संभाल सकते हैं और पार्टी को जीत दिला सकते हैं। इस सबक से क्या निकलता है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए घोषित होने वाले चेहरों से पता चलेगा। अब एक ब्रेक है, उसके बाद भाजपा में चेहरे की उधेड़ बुन पर चर्चा करेंगे। आनंदीबेन पटेल यदि गुजरात विधानसभा का चुनाव लड़वाती तो क्या भाजपा को नुकसान होता? पर उनकी अराजनीतिक निराकार इमेज भाजपा के लिए खतरा हो सकती है, यही सोचते हुए तो गुजरात में फेरबदल हुआ है। सो सवाल है, इस अप्रोच में क्या प्रदेशों में भाजपा के चेहरे बदलेंगे? जमीनी नेताओं का पुराना वजूद क्या लौटेगा? इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार अजय सेतिया है। अजय जी, आनंदीबेन पटेल के इस्तीफे से क्या ये लगता है कि मई 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन कसौटियों के ऊपर उन्हें अपना वहां उत्तराधिकारी बनाया या जो राजनीतिक सोच थी उसमें कुछ बुनियादी फर्क आया है? देखिए, फर्क सिर्फ ये है कि न तो कांग्रेस में ये बात चली थी और ये ना यहां चलने वाली है। जिसको जनता चुनेगी वो मुख्यमंत्री रह सकता है, वो प्रधानमंत्री रह सकता है। अब वहां पर नरेंद्र मोदी की चॉइस वो हो सकती है, लेकिन वो सफलता की कसौटियों पर पूरी नहीं उतरी। जिस प्रकार मोदी ने शासन को चलाया था 12 साल, उस तीव्र गति से वहां शासन नहीं चला और जो स्थानीय समस्याएं खड़ी हुई, चाहे वो दलित की समस्या है, चाहे वो पाटीदार का आंदोलन है, उनको ठीक ढंग से टैकल नहीं कर पाए। नहीं, ये तो ठीक है, ये तो आनंद में, लेकिन इसके बहाने ये कि वो जिस कसौटी पे था तो वो नहीं बदला, तो अब आगे बाकी जो पूरे देश के संदर्भ में, सभी प्रदेशों के संदर्भ में भाजपा की रणनीति, भाजपा हाईकमान की अप्रोच बदलती लगती है। निश्चित रूप से बदलनी पड़ेगी, क्योंकि अब तक ये सोचा जा रहा था, पिछले 2 साल के अंदर ये सोचा जा रहा था कि सब कुछ मोदी के बूते चलेगा, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे अन्य स्टेट हो। लेकिन अब
गुजरात वाला ये प्रयोग जिस प्रकार विफल हुआ है और इससे पहले जो 2 प्रयोग दिल्ली और बिहार के विफल हो चुके हैं, इससे ये साबित हो चुका है कि क्षत्रपों के हाथ में फिर से पार्टी की बागडोर देनी होगी। मतलब जो जनाधार वाले नेता है उनको अधिक महत्व देना पड़ेगा, सामूहिक नेतृत्व की तरफ बढ़ना पड़ेगा। निश्चित रूप से पार्टी, भारतीय जनता पार्टी हमेशा सामूहिक नेतृत्व पर चलती रही है और उसी नेतृत्व पर उसको दोबारा लौटना होगा अगर उसको जनता का समर्थन हासिल करते रहना है तो। नहीं, इस बात को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, आगे के जो विधानसभा चुनाव है, क्योंकि ये भी एक तरह से विधानसभा चुनाव 2017 के गुजरात विधानसभा के चुनाव की चिंता के हुआ, तो ये बाकी चुनावों की चिंता में भी ये अप्रोच बदली हुई नजर आएगी। पर फिर यहाँ संकट है अभी इन प्रदेशों में, उत्तर प्रदेश और सभी प्रदेशों में संकट है। आपने पिछले 2 सालों में नेतृत्व को खत्म किया है, तो अब नेतृत्व की जरूरत पड़ रही है, तो नेतृत्व है कहां? ये एक संकट पैदा हो गया है। अब उत्तराखंड को देख लीजिए आप, तो उत्तराखंड में कौन सा नेतृत्व? 3 बड़े नेता हैं, तीनों ने बड़े नेताओं को आपने किनारे कर दिया है और एक बहुत ही नया जो पहली बार सांसद चुनकर आया है उसको आपने केंद्र में मंत्रिमंडल में शामिल किया है। उसका कद वहां ऐसा नहीं है कि आपको वो चुनाव में वोट दिला सके। तो आप अगर केंद्र में मंत्री ऐसे राज्य से बनाते हैं जहां चुनाव होने वाला है, तो वहां ऐसी हैसियत वाले व्यक्ति को बनाया जाना चाहिए जो आपको वोट दिला सके, और वो प्रयोग वहां पर नहीं हुआ है। इस नाते उत्तराखंड के तीनों जो नाम, निशंक, कोश्यारी और खंडूरी, इन तीनों को एक तरह से स्थापित नेता, इनको महत्व देना चाहिए, मिलना चाहिए हिसाब से, तभी आप से मिलना चाहिए, निश्चित रूप से मिलना चाहिए। पर इनका क्या प्रोजेक्शन हो सकता है? मतलब प्रोजेक्शन करने तक में इनमें से किसी की सोचेंगे ये? अब ये प्रोजेक्शन का जहां तक सवाल है, अगर प्रोजेक्ट करना होता तो फिर कोश्यारी जी मंत्री बन सकते थे। अगर प्रोजेक्ट करना होता तो फिर खंडूरी जी मंत्री बन सकते थे। खंडूरी जी की एज ज्यादा है, कोश्यारी जी भी उसके करीब पहुंचने वाले हैं, पहुंचे नहीं है। तो इन दोनों को इग्नोर किया जाना, और फिर नेतृत्व है कहां? वही तो मैं कह रहा हूं, नेतृत्व जो है उसी के हाथ में ही बागडोर देनी होगी, तभी आप क्षेत्रों में जीत पाएंगे, प्रदेशों में जीत पाएंगे। आधार आपके अनुसार जमीन से जुड़ा हुआ नेता ज्यादा जरूरी है? निश्चित रूप से, उसके बिना आप चुनाव नहीं जीत सकते। चुनाव जीतना सबसे पहला पार्टी का ध्येय होता है, हर राजनीतिक दल का, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे मायावती की पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, उनका सबसे पहला ध्येय रहता है कि ऐसे चेहरे सामने लाए जाएं, उम्मीदवार भी ऐसे खड़े किए जाएं जो वोट ले सके, जो चुनाव जिता सके। और जो चुनाव नहीं आपको जिता सकते हैं, ऐसे नेताओं को पदों पर बैठाने का कोई लाभ नहीं होता है। अब उत्तराखंड में 1 मिनट में आपको लूंगा कि उत्तराखंड में अब इनको फोकस करना चाहिए था गढ़वाल, क्योंकि गढ़वाल में है 41 सीटें और कुमायूं में है 29 सीटें, और कुमायूं में अब निर्विवाद नेता हरीश रावत हैं। आप वहां से कोई ज्यादा वोट नहीं ले पाएंगे, ज्यादा सीटें नहीं ले पाएंगे, तो आपको टारगेट करना चाहिए था गढ़वाल, लेकिन आपने मंत्री बनाया कुमायूं से, उसका कोई लाभ नहीं है। तो ये एक फ्रोटाइल प्रयोग जो आप करते हैं, जो जिसका कोई लाभ नहीं है, उसका चुनावी लाभ भी नहीं होगा। उस नाते ये कि आनंदीबेन से लेकर केशव प्रसाद मौर्य, टमटा, ये सब जो प्रयोग है, इन सब में, इस सब से बुनियादी तौर पर अब आप बदल कर भाजपा को आगे बढ़ना पड़ेगा। मतलब भाजपा बुनियादी तौर पर अब बदलती हुई लगती है, या क्या आप मानते हैं? बदलती हुई लगती है भी हम नहीं कह सकते। अभी तो एक पहला स्टेप उठा है गुजरात में, वही प्रयोग आप यहां करना चाहेंगे, नहीं करना चाहेंगे उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में। अब उत्तर प्रदेश को लें, उत्तर प्रदेश में इन्होंने इतनी देर कर दी है कि अभी तक अपना नेता तय नहीं कर पाए। अब इनके पास बचा क्या है? इनके पास ठाकुर बचा है। अब ब्राह्मण वोट जो है अब तक जो है वो कांग्रेस ने समेट लिया है, और यादव वोट जो है वो ये समेट लिया, मतलब ये एक प्रतीकात्मक बात है, अभी इसका अंतिम तौर पर या कोई ऐसा नहीं कर जो उत्तर प्रदेश से हवा आ रही है, जो हवा दिख रही है, निश्चित रूप से कांग्रेस की सीटें बढ़ेंगी। तो वो जो बढ़ेंगी सीटें वो किसकी घटेंगी? वो निश्चित रूप से भाजपा की घटेंगी, क्योंकि इस समय भाजपा अप रूट पे थी, और भाजपा ने जिस प्रकार लोकसभा चुनाव में एक बम्पर सीटें वहां पर लेकर के आई है, तो वो लाभ जो होने वाला था विधानसभा चुनाव में भाजपा को, उसके लाभ पे कटौती तो कांग्रेस करेगी ना। अपर कास्ट वोट्स तो उसके पास चले जाएगा ना, तो इसकी तैयारी नहीं है भाजपा की अभी तक। नहीं, लेकिन अजय जी, गुजरात के अंदर एक तरह से आनंदीबेन का जो अभी तक का प्रयोग जो हुआ, वो एक तरह से फिलर माना जाए। इस तरह के फिलर के प्रयोग पिछले 2 साल में बहुत जगह, प्रदेश, केंद्र स्तर पर सब तरफ हुए, उन सब पर पुनर्विचार हो सकता है क्या? बिल्कुल, फिलर जो भरे गए हैं अपने, वो निकालने होंगे और जनाधार वाले नेताओं को वहां पर डालना होगा। बुनियादी बात, ये बुनियादी शायद इस सोच तो शुरू हो गई है, ये तो माना जा सकता है। शुरू हो गई है, लेकिन हम देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। जी अजय जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं, या hsvyas
@Twitter और Facebook/नया इंडिया न्यूज़पेपर पर जाया करें। अब सोमवार को फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।